गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्लांट टिश्यू कल्चर पर हम अभी तक 2 लेक्चर कर चुके हैं। प्लांट टिश्यू कल्चर पार्ट 2 में हमने देखा कि कल्चर मीडियम किस तरह से बनाया जाता है, कल्चर मीडियम का स्टरलाइजेशन किस प्रकार से किया जाता है, इसके ही साथ में एक्सप्लांट कैसे तैयार किया जाता है, एक्सप्लांट का स्टरलाइजेशन और फिर एक्सप्लांट का एसेप्टिक ट्रांसफर कल्चर मीडियम पर किस प्रकार से किया जाता है, इसको हमने डिटेल में देखा। आज हम डिस्कस करेंगे प्लांट टिश्यू कल्चर पार्ट 3 में कैलस फॉर्मेशन, इसके बाद में डिफरेंशिएशन और उसके बाद में ऑर्गेनोजेनेसिस। ये सब हम इंट्रोडक्टरी हम ये सब चीजें अभी डिस्कस करेंगे। तो कैलस फॉर्मेशन, कैलस क्या है? जो कल्चर मीडियम होता है, पोषक माध्यम में हम उपयुक्त ग्रोथ रेगुलेटर्स मिलाकर संवर्धन करने पर जो एक्सप्लांट है उसकी जो अनडिफरेंशिएटेड, अनऑर्गेनाइज्ड एंड विदाउट पोलरिटी जो मास ऑफ सेल्स का जो विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, इसे हम कैलस कल्चर कहते हैं या इससे कैलस फॉर्मेशन होता है। इसे 4-6 सप्ताह के बाद में हम नए कल्चर मीडियम पर ट्रांसफर करते हैं और ये जो क्रिया है ये कहलाती है सब कल्चर। तो कैलस कल्चर के लिए 2 विधियां हैं। वन इज बैच कल्चर। बैच कल्चर में कोशिकाओं की वृद्धि की 3 अवस्थाएं होती हैं एवं कोशिका संख्या में जो वृद्धि है वो सिग्मोइड वृद्धि चक्र के रूप में होती है। इसमें 3 फेजेस होती हैं। पहली लैग फेज, इस फेज में कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि नहीं होती है और एक तरह से जो एक्सप्लांट है, जो परतोत्तक है, वो कोशिका विभाजन की तैयारी करता है। दूसरा जो फेज है वो है लॉग फेज। इस प्रावस्था में कोशिकाओं की संख्या में तेजी से वृद्धि होती है, अर्थात जो एक्सप्लांट है उसकी जो उसमें बहुत तेजी से सेल डिवीजन होता है। और तीसरी जो फेज है वो है स्टेशनरी फेज। इसमें कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि नहीं होती है क्योंकि जो कल्चर मीडियम है उसमें जो पोषक पदार्थों की कमी होने लगती है और कोशिकाओं की मृत्यु होना शुरू हो जाती है। तो इस प्रावस्था के आने से पहले ही कोशिकाओं का सब कल्चर कर लिया जाता है। ये दिस इज सिग्मोइड ग्रोथ चक्र। टाइम के साथ में ये चलता है। शुरू में हमें लेग फेज मिलती है, ये स्ट्रेंथ ऑफ द ऑर्गन है ये। तो सबसे पहले इसकी लेग फेज चलती है। जो दूसरी फेज है वो लॉग फेज है जिसमें कि कंटिन्यूअस सेल डिवीजन होता है और ये ग्राफ जो है इस प्रकार से एक्सपोनेंशियली बढ़ता है। और जो थर्ड फेज है दैट इज स्टेशनरी फेज, जिसमें कि ये स्थिर हो जाती है, अब कोई सेल डिवीजन और नहीं होता और यहाँ पर सेल्स की जो है वो डेथ होना शुरू हो जाती है क्योंकि जो मीडियम है, जो पोषक पदार्थ है वो कम हो जाते हैं क्योंकि वो यहाँ पर बहुत ज्यादा कंज्यूम होते हैं लॉग फेज में और यहाँ पर वो कम हो जाते हैं, तो सेल्स की डेथ होना शुरू हो जाती है। तो सेल्स की डेथ होना शुरू होने से पहले ही हम ये जो भी हमारा मास ऑफ सेल्स आया है, कैलस आया है, इसको हम सब कल्चर कर देते हैं। दूसरा जो इसका तरीका है वो है कंटिन्यूअस कल्चर। वन इज बैच कल्चर, सेकेंड इज कंटिन्यूअस कल्चर। कंटिन्यूअस कल्चर में कोशिकाएं जो है वो स्टेडी स्टेट में रहती है क्योंकि हम संवर्धन माध्यम में लगातार नए संवर्धन माध्यम से बदलते रहते हैं उसको, है ना। तो ये 2 प्रकार से होती है, क्लोज्ड कल्चर एंड ओपन कल्चर। क्लोज्ड कल्चर में जो उपयुक्त किया गया माध्यम है उसको हटाकर नया माध्यम मिलाया जाता है, किंतु कोशिकाएं उसी संवर्धन पात्र में ही रहती है, अतः कोशिका संख्या एवं
जीव भार में वृद्धि हो जाती है। दिस इज क्लोज्ड कल्चर। यहाँ पर हम मीडियम को रिप्लेस करते हैं बट सेल्स और जो सेल मास है वो वही रहता है। और दूसरा है ओपन कल्चर। ओपन कल्चर में जो उपयोग किया गया माध्यम है उसको हटाने के साथ कोशिकाओं को भी हटा देते हैं और नया माध्यम मिला देते हैं। दिस इज कॉल्ड ओपन कल्चर। अब इसके बाद में हम देखेंगे डिफरेंशिएशन, विभेदन। जो एक्सप्लांट है वो बहुकोशिकीय एवं विभेदन की अवस्था में होता है। जब पहले हम एक्सप्लांट लेते हैं, ये जो डिफरेंशिएटेड प्लांट पार्ट है दैट इज एक्सप्लांट, ये विभेदन की अवस्था में होता है। इसको संवर्धन माध्यम में रखने पर इसमें विभाजन होने लगता है और ये अनडिफरेंशिएटेड सेल्स का मास बनता है जिससे कि हम कैलस कहते हैं। अनडिफरेंशिएटेड सेल्स का, तो डिफरेंशिएटेड सेल्स से अनडिफरेंशिएटेड सेल्स का मास बना और इस घटना को हम क्या कहते हैं? डी डिफरेंशिएशन। दिस इज कॉल्ड डी डिफरेंशिएशन या निर्विभेदन। अब कैलस को उपयुक्त संवर्धन माध्यम पे यहाँ पे डाला जाता है और उसका हम सब कल्चर करते हैं, ये हमने पहले भी देखा है। तो इस दौरान कुछ जो डी डिफरेंशिएटेड सेल्स थी उनमें कुछ में तो सेल्स की डेथ हो जाती है और कुछ कोशिकाओं से पादप अंग विकसित हो जाते हैं और इस घटना को हम कहते हैं रीडिफरेंशिएशन। तो दिस इज एक्सप्लांट, डिफरेंशिएटेड प्लांट पार्ट। इसका जब हम इनोकुलेशन करते हैं कल्चर मीडियम पे तो हमें अनडिफरेंशिएटेड सेल मास ऑफ सेल्स मिलता है जिसे हम कैलस कहते हैं। तो ये जो क्रिया है ये कहलाती है डी डिफरेंशिएशन। एंड अगेन अब कैलस का हम सब कल्चर करते हैं, कुछ उपयुक्त पोषक माध्यम मिलाने के बाद में हमें जो प्राप्त होता है वो हमें प्राप्त होता है डिफरेंशिएटेड पार्ट। तो इस क्रिया को हम कहते हैं रीडिफरेंशिएशन। और फिर इसके बाद में रीडिफरेंशिएशन से जो हमें शूट और रूट प्राइमोर्डिया मिलते हैं, एम्ब्रियो मिलता है, इससे हम प्लांटलेट बनाते हैं। तो इस संपूर्ण प्रक्रिया में डिफरेंशिएशन या इस संपूर्ण प्रक्रिया को हम डिफरेंशिएशन या साइटो डिफरेंशिएशन कहते हैं, जिसमें 3 स्टेप्स होती हैं। पहली स्टेप में कोशिकाएं डेंस साइटोप्लाज्म वाली होती हैं एवं छोटी होती हैं। जब हम इसका सब कल्चर कर देते हैं तो कुछ कोशिकाएं डिफॉल्ट हो जाती हैं, लंबी हो जाती हैं और इसका दोबारा से जब हम वो करते हैं तो डिफरेंशिएशन के कारण जब जाइलम, फ्लोएम ये बनते हैं तो इस पूरे क्रियाओं में कुछ सेल ऑर्गेनेलीज एवं कुछ साइटोप्लाज्म का विघटन भी होता है और कुछ कोशिकाओं की मृत्यु भी हो जाती है। तो इस प्रकार कोशिका विभेदन के साथ साथ साइटोसेनेसेंस भी होता है, कोशिका जीर्णता की प्रक्रिया भी होती है। इस पूरे में कोशिकाएं बनती भी हैं और कोशिकाएं खत्म भी होती हैं। नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग साइटो डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएशन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं? ऑक्सिन्स। अगर ऑक्सिन जो है वो कम कंसंट्रेशन में होगा तो ये जाइलम डिफरेंशिएशन को प्रेरित करता है। साइटोकाइनिन, कुछ परिस्थितियों में साइटोकाइनिन एवं ऑक्सिन का संयोग जाइलम विभेदन को प्रेरित करता है, किंतु कभी-कभी जाइलम का जो विभेदन है वो इनहिबिट भी हो जाता है इसकी कंसंट्रेशन की वजह से। तो कंसंट्रेशन बिल्कुल एप्रोप्रिएट होनी चाहिए। जिबरलिन एवं ऑक्सिन का संयुक्त प्रभाव कोशिका विभेदन एवं विद्युतीकरण में सहायक है। और शुगर कोशिका विभेदन के लिए सुक्रोज की उपस्थिति अत्यंत आवश्यक है। लगभग 2% सुक्रोज की सांद्रता से जाइलम विभेदित होता है। 4 से अधिक सांद्रता पर जाइलम एवं फ्लोएम तत्व बनते हैं। और कुछ भौतिक कारक
इसके अलावा जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, लाइट भी जाइलम डिफरेंशिएशन पर प्रभाव डालते हैं। 35 डिग्री टेम्परेचर पर जाइलम विभेदन होता है और अधिक प्रेशर भी इसे प्रेरित करता है। ज्यादा प्रेशर होगा तो जाइलम विभेदन जो है वो एक्सेलरेट होगा। नेक्स्ट पार्ट इज ऑर्गेनोजेनेसिस। व्हाट इज ऑर्गेनोजेनेसिस? Formation of root or shoot primordia from the differentiation of the callus is known as organogenesis. And if you go to the previous slide, this is when plantlet is formed. This is because of organogenesis. So, formation of root or shoot primordia or embryo from the differentiation of cells is known as organogenesis. Now, main factors affecting organogenesis. Source of explant. एक्सप्लांट पौधे के अनुकूल भाग से ऑर्गेनोजेनेसिस पौधे के जो अनुकूल भाग से एक्सप्लांट प्राप्त करने पर भी निर्भर करता है। जैसे टबेको, बिगोनिया, सोलेनम में जो लीफ एक्सप्लांट होता है उससे शूट अपेक्स डेवलप होता है। आइपोमिया में रूट के एक्सप्लांट से शूट अपेक्स डेवलप होता है। तो ये डिपेंड करता है कि सोर्स ऑफ एक्सप्लांट क्या है, ये स्टेम है कि ये रूट है कि ये लीफ है, क्या है सोर्स ऑफ एक्सप्लांट, वो भी डिपेंड करता है। अब है साइज ऑफ एक्सप्लांट। छोटे एक्सप्लांट की अपेक्षा बड़े साइज के एक्सप्लांट में रीजेनरेशन पावर ज्यादा होती है। तो साइज मस्ट बी अप्रोप्रिएट, नॉट वेरी स्मॉल साइज। ऑक्सीजन ग्रेडियंट की कमी से प्रभोकलिका एवं अधिकता से रूट प्राइमोर्डिया विकसित होता है। ऑक्सीजन की जो ग्रेडियंट है वो अगर कम होगा तो शूट अपेक्स बनेगा और अगर ज्यादा होगा ऑक्सीजन का वो तो रूट प्राइमोर्डिया बनेगा। लाइट, जो ब्लू लाइट है वो शूट अपेक्स को बनाने को प्रेरित करता है और जो रेड लाइट है वो रूट प्राइमोर्डिया को प्रेरित करता है। और जो प्रकाश की जो इंटेंसिटी है, लाइट इंटेंसिटी है, वो भी ऑर्गेनोजेनेसिस पे प्रभाव डालती है। जैसे कि तंबाकू में कैलस को 10,000 से 15,000 लक्स प्रकाश देने पर शूट अपेक्स या सोमेटिक एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। अब पादप हार्मोन्स आते हैं, पादप हार्मोन्स एंड विटामिन्स। तो ये डायरेक्ट इफेक्ट होता है इन सब का। ऑक्सिन एवं साइटोकाइनिन की अपेक्षित मात्रा अंग विकास को प्रभावित करती है। ऑक्सिन की अपेक्षा साइटोकाइनिन की सांद्रता अधिक होने पर शूट इंडक्शन होता है एवं जब साइटोकाइनिन की अपेक्षा ऑक्सिन की सांद्रता अधिक होती है तो रूट प्राइमोर्डिया बनते हैं। तो संवर्धन की जो प्रारंभिक अवस्था है इसमें एंडोजिनस इथिलीन जो है वो ऑर्गेनोजेनेसिस में बाधा डालती है, किंतु बाद की अवस्था में ये प्रभाव बनने को प्रेरित करती है। एक बीजपत्री एवं द्विबीजपत्री पादपों में हार्मोन का अलग अलग प्रभाव होता है। विटामिन भी अंग जनन पर प्रभाव डालते हैं, जैसे विटामिन ई जो है वो रूट प्राइमोर्डिया को विकसित करता है। और अंत में पीएच, संवर्धन माध्यम का पीएच भी ऑर्गेनोजेनेसिस पर प्रभाव डालता है। अतः माध्यम का पीएच 5.6 to 5.8 रखते हैं। तो लास्ट में पादप उत्तक संवर्धन के लिए अंग जनन अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके द्वारा माइक्रो प्रोपोगेशन, हैप्लोइड, ट्रिप्लोइड पादपों का संवर्धन, वांछित गुणों के पादपों का प्रवर्धन किया जा सकता है। थैंक यू। मैं आशा करती हूं कि ये इन तीनों लेक्चर्स में प्लांट टिश्यू कल्चर पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 में
हमने एक बेसिक जानकारी ली है प्लांट टिश्यू कल्चर के बारे में, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा और आप इससे लाभान्वित होंगे।